वेलकम टू प्रियंका शेट्टी ग्रुप। ईपीएफओ का हम आर्ट एंड कल्चर देख रहे थे, जिसमें हम नटराज तक देख चुके थे और भारतीय आधुनिक मूर्तिकला स्टार्ट करना था। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय आधुनिक मूर्तिकला। समकालीन भारतीय मूर्तिकला की मूलभूत विशेषताएं तथा समस्याएं समकालीन चित्रकला की मूलभूत विशेषताओं एवं समस्याओं के लगभग समान ही हैं, और कुछ भी हो, यह महान भारतीय परंपरा से दूर है। यह आधुनिक उदार अंतर्राष्ट्रीय संकल्पना पर कुछ अधिक ही मजबूती से निर्भर करता है। उदाहरण के लिए गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा रचित फूल तोड़ती स्त्री का चित्र, जैमिनी राय द्वारा रचित पुजारिनो का चित्र, वीरेन डे द्वारा रचित जून 70 का चित्र तथा केजी सुब्रमण्यम का मुर्गा विक्रेता आकृति की कल्पादि। मूर्तिकला डीपी राय चौधरी की कृति श्रम की जीत। तो स्थापत्य कला और मूर्तिकला के बीच अंतर देख लेते हैं। फर्स्ट अंतर है आकार और दायरा में। तो स्थापत्य कला इमारतों के बनावट और निर्माण को संदर्भित करता है, और मूर्तिकला छोटे 3 आयामी कलाकृतियाँ होती हैं। उपयोग में की जाने वाली सामग्री, तो इसमें स्थापत्य कला में सामान्यतः विभिन्न प्रकार के सामग्रियों जैसे पत्थर हुआ, लकड़ी, कांच, धातु, रेत आदि के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। और इसमें मूर्तिकला का एक भाग सामान्यतः एक ही प्रकार की सामग्री से बना होता है। नेक्स्ट सिद्धांत के क्या क्या होते हैं इनके अलग। तो स्थापत्य कला में समानता विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे पत्थर, लकड़ी, कांच, धातु, रेत आदि मिश्रण का उपयोग किया जाता है, जबकि इनमें एक ही प्रकार की सामग्री की जाती है। उदाहरण के लिए ताजमहल, लाल किला आदि, और इसमें नटराज की मूर्ति, नृत्य करती हुई लड़की आदि। भारतीय वास्तुकला की बात करें तो भारतीय वास्तुकला जो सदियों के दौरान विकसित हुई है, सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों का परिणाम है। और भारतीय वास्तुकला पर इतिहास के विभिन्न कालखंडों से संबंधित छाप परिलक्षित होते हैं। हड़प्पा सभ्यता में वास्तुकला, तो सिंधु घाटी सभ्यता की उल्लेखनीय विशेषता नगर नियोजन है। नगर आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि किस पैटर्न पर आधारित होते हैं, वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार। तो ये क्या होता है, आयताकार। तथा सड़क एक दूसरे को किस पर काटती हैं, समकोण पे। ठीक, मिट्टी के पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता है, जिसे जिप्सम के गारे का उपयोग करके एक साथ जोड़ा जाता है। और नगर को 2 भागों में विभाजित किया गया। ऊंचाई पर स्थित शहर के ऊपरी भाग को ऊपरी गढ़ या नगर कोट के नाम से जाना जाता है, और नगर के निचले भाग को निचला गढ़ या श्रमिक वर्ग के लोगों के आवास के रूप में जाना जाता है। और ऊंचाई पर स्थित गढ़ का उपयोग विशाल भवनों जैसे अन्नागार, प्रशासनिक भवन, स्तंभ वालों हाल और आंगन आदि का निर्माण किया जाता है। ऊपर गढ़ में स्थित कुछ भवन शासकों तथा अभिजात वर्गों के निवास थे, जबकि श्रमिक वर्ग शहर के निचले भाग में रहा करते थे। मिस्र और मेसोपोटामाई सभ्यता के मंदिरों या शासकों के लिए महलों के इन स्थलों को बड़ी स्मारक संरचनाएं नहीं मिलती हैं। उनकी जल निकासी व्यवस्था बहुत ही उन्नत थी। अधिकांश भवनों में निजी कुएं और स्नान गृह थे तथा वायु संचार की भी उचित व्यवस्था थी। सड़क की नालियों का मेन होल भी बनाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक महत्वपूर्ण विशेषता सार्वजनिक स्नानगारों का प्रचलन था। और मोहनजोदड़ो में मिला बृहद स्नानागार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसका उपयोग कर्मकांडी स्नान के लिए किया जाता है। और उसके बाद मौर्य वास्तुकला की बात करें तो मौर्य वास्तुकला में आप देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से प्रभावित था, और 2 वर्गों में दरबारी कला और लोकप्रिय कला। दरबारी कला राज्य के संरक्षण में विकसित हुई तथा इसमें महल, स्तंभ, स्फूत आदि शामिल थे। और लोकप्रिय कला व्यक्तिगत प्रयासों से विकसित हुई, इसमें मूर्ति कला, मृद भांड, गुहा स्थापत्य कला आदि है। दरबारी कला में देखें महल, तो कुम्हरार पाटलिपुत्र मौर्य की राजधानी में स्थित महल। चंद्रगुप्त मौर्य का महल ईरान के परसेपोलिस में आर्मेनियन महलों से प्रेरित था। अशोक के महल में एक ऊंचा केंद्रीय स्तंभ था। यह 3 मंजिला लकड़ी का ढांचा था। महलों की दीवारों को नक्काशी और मूर्तियों से सजाया गया था। महलों के निर्माण में लकड़ी का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। स्तंभ की बात करें तो चुनार के बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था। मौर्य स्तंभों में मुख्य रूप से 4 भाग शामिल थे: मुठ, शीर्ष फलक और शीर्ष मूर्ति।
तो मूठ का मतलब एक लंबा मूठ आधार का निर्माण करता था। यह प्रस्तर के एक ही खंड अथवा एकात्मक मोनोलिथ प्रस्तर से बना होता था। और शीर्ष या ललाट की बात करें तो मूठ के सबसे ऊपर शीर्ष या ललाट को रखा जाता था, जो कमाल या घंटे के आकार का होता था। और शीर्ष फलक की ललाट के ऊपर शीर्ष फलक के रूप में ज्ञात वृत्ताकार या आयताकार आधार होता था। और शीर्ष पशु मूर्ति की बात करें तो आयताकार वृत्ताकार आधार पर शीर्ष मूर्ति समानतः एक बैल, शेर, हाथी जैसे जानवर को तराशा जाता था। उदाहरण के लिए लौरिया, नंदनगढ़ स्तंभ, चंपारण, वाराणसी के निकट सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ सिंह शीर्ष फलक की बात करते हैं तो इसका निर्माण धम्म चक्र प्रवर्तन या बुद्ध के पहले उपदेश की स्मृति में अशोक के द्वारा करवाया गया था। सारनाथ स्तंभ का शीर्ष फलक और पशु भाग भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक है। सत्यमेव जयते शब्द को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और सारनाथ स्तंभ के शीर्ष फलक में 4 दिशाओं और प्रतिनिधित्व करते हुए 4 पशुओं को दिखाया, घोड़ा पश्चिम, हाथी पूर्व, वृषभ दक्षिण, शेर उत्तर। नेक्स्ट, फारसी अखमेनियम दोनों के द्वारा में पालिश किए हुए प्रस्तरों का उपयोग किया गया था तथा कमल जैसे मूर्ति कला के कुछ समान आकृति मिले हैं। स्तंभों पर उद्घोषणाओं जैसे बौद्ध शिक्षाओं, दरबारी आदेशों से संबंधित को उत्कीर्ण करने के मौर्य के विचार का उद्गम फारसी स्तंभ से मिलता है। असमानताएं की बात करें, स्तंभ अशोक के स्तंभ और अखमेनियम स्तंभ की बात करें तो मूठ एकात्मक प्रस्तर, नीचे से ऊपर की ओर शंकु के जैसा चिकना और एक जोड़े सहित बेलनाकार और खांचे। और समर्थन आधार में कोई समर्थन आधार नहीं और इसमें एक समर्थन आधार। और घंटी के आकार का भाग शीर्ष पर और ये सबसे नीचे। उद्देश्य स्वतंत्र रूप से स्थापित है महल का भाग। और शीर्ष फलक पर शेर, हाथी और वृषभ की मूर्तियां और इसमें शीर्ष फलक नहीं और सिर्फ मूठ पर मानवीय आकृतियां बनी हुई हैं। स्तूप वास्तुकला की बात करें, यहाँ चित्र आप देखें तो यह एक बौद्ध स्मारक होता है जो कि एक अर्ध गोलाकार गुंबद की तरह होता है जिसके अंदर बुद्ध के अवशेष तथा राख रखी जाती है। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित समाधान टीले थे, लेकिन उन्होंने बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। और इसमें एक वृत्ताकार अंडा सहित एक बेलनाकार आकृति होती है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है। और एक हर्मिका होती है जो शीर्ष पर एक छत्र होता है। इस पुत की उत्पत्ति जमीन पर एक साधारण अर्धगोलाकार टीले के रूप में हुई, जिसे बाद में अंडा कहा गया। धीरे धीरे एक संतुलित रूप से वृत्तीय और वर्गाकार रूप जैसी अधिक जटिल संरचना में विकसित होता चला गया। और अंडा के ऊपर हर्मिका होती थी जो एक छज्जे या बालकनी जैसी संरचना होती है। ये संरचना आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से बना हुआ है। देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करता था। हर्मिका से निकलता हुआ एक मस्तूल होता था जिसे यस्ती कहा जाता था। इसके ऊपर प्रायः एक छतरी या छतरी होती थी। स्तूप के चारों ओर एक बाड़ा होता था। इस पवित्र जगह को दुनिया से अलग करती थी। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में सांची स्तूप अशोक के स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में पिपराहमा स्तूप सबसे प्राचीनतम है। बुद्ध की मृत्यु के बाद बनाए गए स्तूप राजगिरी, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्पकप्पा, रामग्राम, वेटपीठ, पावा, कुशीनगर और पिपलीवन। प्रमुख कला में देख लेते हैं मौर्य वंश के। मौर्य काल में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा में वास्तुकला का उद्भव देखा गया। इन गुफाओं को सामान्यतः जैन और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विहारवास स्थल के रूप में उपयोग किया जाता था। फिर इसमें गुफा स्थापत्य कला की बात करें तो मौर्य काल के दौरान गुफाओं की विशेषताएं अत्यधिक पालिशदार भीतरी दीवारों व अलंकृत द्वार थे। उदाहरण बिहार में बराबर और नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण अशोक और उसके पोते दशरथ के राज्यकाल के दौरान ईसा पूर्व 3री शताब्दी में किया गया था। नासिक की गुफाएं हीनयान महायान दोनों संप्रदायों से संबंधित है। मौर्य काल के मृदभांडों को समांतर उत्तरी काले पालिशदार मृदभांडों के रूप में जाना जाता है।
मृत भांड की बात करें, मौर्य काल में मृत भांडों की विशेषताएं काला रंग और अत्यधिक चमक थी और सामान्यतः इनका उपयोग विलासिता की वस्तुओं के रूप में किया जाता था। कौशाम्बी और पाटलिपुत्र NBPW मिट्टी के बर्तनों के केंद्र थे। अब मौर्योत्तर वास्तुकला, तो इसमें गुफाएं, तो मौर्योत्तर काल में 2 प्रकार की शैल गुफाओं का विकास दिखा है, चैत्य और विहार। बिहार का विकास मौर्य साम्राज्य के दौरान हुआ और चैत्य कक्षों का विकास मौर्योत्तर काल के दौरान हुआ। चैत्य प्रार्थनाओं के उद्देश्य से बनाया गया एक आयताकार प्रार्थना कक्ष होता था जिसके केंद्र में स्तूप को रखा जाता था तथा बिहारों का उपयोग भिक्षुओं के निवास स्थल के रूप में किया जाता है। उदाहरण में कार्ले का चैत्य, अजंता की गुफाएं, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं को कलिंग राजा खारवेल के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। यह हाथी गुफा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है जिसे ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्णित किया गया था और सातवाहन काल के दौरान इन गुफाओं को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। ये अधिक विस्तृत और अलंकृत होते चले गए और द्वारों पर विभिन्न प्रकार के मिथुन ऋणों को उत्कीर्णित किया गया। बहुमंजिला गुफाएं तराशी जानी शुरू हो गई। कार्ले में 2 मंजिला विहार और अजंता 3 मंजिला विहार बनाए गए। बौद्ध गुफा और जैन गुफाओं के बीच असमानताएं देख लेते हैं। तो जैन गुफाओं को बलुआ पत्थर से तराशा गया था, तराशने के लिए आसान लेकिन मूर्ति कला के लिए मुश्किल, और बौद्ध गुफाओं को कठोर चट्टानों से तराशा गया था, मूर्ति कला के लिए उपयुक्त। जैन गुफाओं में कोई सभा कक्ष या पत्थरों से तराशे गए धार्मिक स्थल नहीं होते थे और बौद्ध गुफाओं में सभा कक्ष और धार्मिक क्षेत्र होते थे। जहाँ भी चट्टानों को काटा जाता था सकता था, जैन गुफाओं को वहाँ काटकर बनाया गया था। गुफाओं को काटने की कोई योजना नहीं होती थी और इसमें बौद्ध गुफाओं को अच्छी तरह से योजना बनाकर तराशा गया था। जैन गुफाएं सरल तरीके से बनी होती थी और उसमें जैन भिक्षुओं को संन्यास की झलक दिखाई देती थी और बौद्ध गुफाएं विस्तृत तथा विशाल होती थी। समानताएं, दोनों गुफाओं की मूर्तियों में पशुओं और पौधों जैसे समान रूपांकनों का उपयोग किया जाता था। दोनों में मधु लवंग शैली भी समान होती थी। उदाहरण के लिए पुरी में खंडगिरी और उदयगिरी। अब स्तूप की बात करें तो यहाँ पर मौर्योत्तर काल में स्तूप विशाल और अधिक अलंकृत होते गए तथा लकड़ी और ईंट के स्थान पर प्रस्तर का अधिक उपयोग किया जाने लगा। और तोरण, शुंग राजवंश ने स्तूपों के सुंदरतापूर्वक अलंकृत प्रवेश द्वारों के रूप में तोरण, ये तोरण हेलेनिस्टिक प्रभाव को प्रतिबिंबित करते थे, का निर्माण आरंभ किया। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में भरहुत का स्तूप। नेक्स्ट, गुप्त वास्तुकला। तो गुप्त वास्तुकला में स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर इस काल में निरंतर जारी रही गुप्त वास्तुकला तथा गुफाओं की दीवारों पर भित्ति चित्रों का उपयोग एक अतिरिक्त विशेषता बन गया। वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित धमेक स्तूप इस काल में विकसित एक प्रसिद्ध स्तूप है। हालांकि गुप्त काल के दौरान स्तूपों के निर्माण में गिरावट दर्ज की गई। मंदिर निर्माण शिखर का तेजी से विकास हुआ। इसमें पहला दशावतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश, भीतरगांव मंदिर ईट कानपुर उत्तर प्रदेश, पार्वती मंदिर नकुठार मध्य प्रदेश, विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश। तो इस काल के दौरान वास्तुकला की नगर और द्रविड़ दोनों शैलियों का विकास हुआ, लेकिन हुड़ो जैसी विदेशी आक्रांताओं के कारण इस काल की अधिकांश वास्तुकला क्या हो गई, नष्ट हो गई। सारनाथ से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति गुप्त कला की एक बेजोड़ कृति है और स्कंदगुप्त के द्वारा बनाया गया पितरी एकात्मक स्तंभ भी उल्लेखनीय है। महत्वपूर्ण गुफाओं में आपका मंडपेश्वर की गुफाएं, महाराष्ट्र में स्थित ब्राह्मण गुफाएं बाद में जैन गुफाओं में परिवर्तित, जूनागढ़ की गुफाएं, बौद्ध गुफाएं गुजरात में स्थित। इनकी एक अद्वितीय विशेषताएं प्रार्थना स्थल के सामने 30 से 50 फुट ऊंचे नगर दुर्ग की उपस्थिति है जिसे ऊपरकोट के रूप में जाना जाता है। उदयगिरी गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित चंद्रगुप्त द्वितीय का संरक्षण प्राप्त। वराह या विष्णु के सुअर अवतार की मूर्ति उल्लेखनीय है। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित बौद्ध गुफाएं अजंता गुफाओं के समान लेकिन चित्रकारी आध्यात्मवादी
की वजह भौतिकवाद ये थी। अजंता की गुफाओं की बात करें तो महाराष्ट्र में स्थित बौद्ध गुफाएं, चित्रकारी के लिए फ्रेस्को पेंटिंग तकनीक का उपयोग, नीले रंग का अभाव इनकी महत्वपूर्णता विशेष है। एलोरा की गुफाएं तो महाराष्ट्र में स्थित स्थापत्य कला तथा विषयों में विविधता, हिंदू तथा बौद्ध गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा, जबकि जैन गुफाओं का निर्माण यादव वंश के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट टॉपिक, इंडो इस्लामिक या भारतीय अरबी वास्तुकला। तो भारतीय अरबी वास्तुकला भारतीय, फारसी, अरबी और तुर्की शैली का संगम है। इस्लामिक शैली ने प्रारंभिक भारतीय शैली जैसे सजावटी कोष्ठक, छज्जे, गुंबजों की सजावट आदि कई तत्वों को शामिल किया। इसमें इंडो इस्लामिक वास्तुकला की कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं, जैसे छतरी, ऊंचे मीनारे, अर्ध गुंबज जैसी संरचना, जाली सुलेख, पिएट्रा ड्यूरा। और इंडो इस्लामिक मध्ययुगीन कला की विशेषताएं करें तो मेहराब तथा गुंबद, मीनार की उपस्थिति, जोड़ने वाले एजेंट के रूप में गारे का उपयोग, मानव की आकृतियों का उपयोग कम किया गया और विशाल व्यापकता और बृहत्ता का समावेश, अलंकरण के लिए अस्बेस्क तथा ज्यामिति विधि का उपयोग, मानव तथा पशु आकृतियों का उपयोग नहीं किया गया, सजावटी से लेकर समरूपता के संदर्भ में ज्यामिति के सिद्धांतों का उपयोग, आंगन में पुलों और फव्वारों के रूप में परिसर में फाटकों का उपयोग, चार बाग शैली, पिएट्रा ड्यूरा तकनीक, सजावट के लिए दीवारों में कीमती पत्थरों और रत्नों को जड़ा जाता था। अग्रदृश्य तकनीक में शिलालेख वास्तव में दूर होते हुए भी पास नजर आते थे। निर्माण कार्यों के परिसर में पानी का उपयोग, वास्तुकला की आर्कुएट शैली में वास्तुकला की टैब्लेट शैली को बदल दिया गया। अस्बेक सजावट की एक शैली जिसकी विशेषता एक दूसरे से लिपटे पौधे और निराकर वक्र रूपांकन थी। इसकी विशेषता एक सतत तना होता था जो पत्तेदार द्वितीयक तने की श्रृंखला का निर्माण करते हुए नियमित अंतराल पर विभाजित होता था तथा द्वितीयक तना भी पुनः विभाजित होता था या इसे मुख्य ताने से मिलाने के लिए वापस मोड़ा जाता था। तो ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी तक। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।